नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा का सीएम नीतीश को बड़ा झटका। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने जेडीयू के 6 विधायक तोड़ दिए और जिसके बाद जेडीयू ने कहा कि ये ठीक नहीं किया। इसी के साथ बिहार में अब संकट मंडराने लगा है और भाजपा और जेडीयू के गठबंधन की सरकार अब टिकना मुश्किल है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस विधायक दल के नेता बोले कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल, इसकी समीक्षा करें मुख्यमंत्री। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दिल्ली का, जहां पर राघव चड्ढा ने भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, आपराधिक बल से जल बोर्ड मुख्यालय में प्रवेश का आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। बीजेपी का सीएम नीतीश को बड़ा झटका। अरुणाचल में तोड़े 6 विधायक तो जेडीयू बोला यह ठीक नहीं किया। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री व जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों के अपने पाले में कर लिया है। वहां जेडीयू मुख्य विपक्ष के रूप में सदन में था और सरकार बीजेपी की है। जेडीयू ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अनुचित और गैर दोस्ताना बनाया है। इसके पहले नागालैंड में भी जेडीयू के एकमात्र विधायक को वहां के मुख्यमंत्री ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री व जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए बीजेपी की ओर से यह बुरी खबर है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। बीजेपी ने खुद को मजबूत करने के लिए एनडीए में सहयोगी पार्टी में भी तोड़फोड़ से भी परहेज नहीं किया। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की एनडीए सरकार है, साथ में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी भी गठबंधन में है। ऐसे में बीजेपी के इस रवैये की बिहार में काफी चर्चा हो रही है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को उस वक्त तोड़ा है जब पटना में 2 दिन बाद राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। अरुणाचल के विधायकों को पटना में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने आना था। बीजेपी ने यह काम पंचायत व नगर निकाय चुनाव के परिणाम आने के एक दिन पहले किया। जिन विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा है उनमें तलेम ताबो, हायंगा मांगफी, जीके ताको, दोरजी वांगडी, खरमा, डोंगरू सियोंगजू तथा कांगांग टाकू शामिल हैं। जेडीयू विधायकों ने तलेम ताबो को अपना नेता चुन लिया और अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखा कि वे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इसके पहले इसी वर्ष 26 नवंबर को सिंगयोजू, खरमा और टाकू को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बोले कांग्रेस विधायक दल नेता, बिहार में शराबबंदी कानूनी पूरी तरह फेल, इसकी समीक्षा करे मुख्यमंत्री, लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने एक बार फिर शराबबंदी कानून का मुद्दा उठा दिया है। उनका दो टूक कहना है कि बिहार सरकार शराबबंदी में पूरी तरह से विफल रही है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि इस आशय का उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को कहा है कि इस फैसले से राजस्व घाटा लगा। पत्र में उदाहरण देते हुए कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 में स्पष्ट हो चुका है कि गोवा में शराब का टैक्स फ्री है, घर, दुकान और रेस्टोरेंट में उपलब्ध है, वहां से भी अधिक खपत बिहार में है। हाल में ही पुलिस कर्मियों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई गई है। इससे एक बात तो साफ है, 2016 में भी पुलिस वालों ने शपथ लिया था, लेकिन वो उस शपथ पर टिके नहीं। बार बार उन्हें शपथ दिलाने की जरूरत पड़ रही है। यदि पुलिस विभाग शराब का प्रवेश राज्य में बंद कर दे तो उसे शपथ की औपचारिकता की जरूरत ही नहीं होगी। पूर्व में भी हमने शराबबंदी कानून को समाप्त कर शराब की कीमत 3 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। प्राप्त राजस्व से बिहार में उद्योग खोला जाए। सदन में भी यह कह चुका हूं कि शराबबंदी पूरे तौर पर लागू की जाए, नहीं तो इस कानून और सिस्टम की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी जब से राज्य में हुई है तब से इसका तेजी से होम डिलीवरी हो रहा है। पड़ोस के राज्यों से बैरोक टोक शराब राज्य में आ रहे हैं, इसलिए लाने में सिस्टम भी मददगार है। अगर सिस्टम मददगार नहीं होता तो यह अवैध कारोबार यहाँ इतनी तेजी से नहीं फैलता। इस अवैध कारोबार में सबसे अधिक युवा संलिप्त हैं, उनका कैरियर भी बर्बाद हो रहा है। युवाओं की यह टोली अवैध शराब की पड़ोसी राज्यों से लाने तथा उसका होम डिलीवरी करने में लगे रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राघव चड्ढा ने भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, आपराधिक बल से जल बोर्ड मुख्यालय में प्रवेश का आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि 200 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होकर आपराधिक बल से दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय में प्रवेश किया। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने गुरुवार आरोप लगाया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की है। इसी के साथ
झंडेवाला स्थित बोर्ड मुख्यालय में स्टाफ सदस्यों पर भी हमला हुआ है। उधर भाजपा ने राघव के इन आरोपों को नकार दिया था। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को जानकारी दी थी कि जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि ये बेहद शर्मनाक है। भाजपा समझ ले कि आम आदमी पार्टी और मेरी सरकार पूरी तरह से अंतिम सांस तक किसानों के साथ है। इस तरह के कायराना हमलों से हम नहीं डरते। मेरी सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि भाजपा के इस तरह के हमलों से उत्तेजित ना हो, संयम बरते और पूरी तरह से किसानों का साथ दे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक हमले का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की अगुवाई में राघव चड्ढा पर हमला। देखिए किसान आंदोलन को समर्थन देने पर बदला लेने पहुंचे भाजपा नेताओं को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव 16 तरह की बीमारियों से ग्रस्त, किडनी बेहद खराब, मेडिकल रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को जेल में 3 साल पूरे हो गए। लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनकी किडनी 4th स्टेज यानी लास्ट स्टेज में है। उन्हें कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लालू यादव को अभी तक किसी बड़े किडनी विशेषज्ञ यानी नेफ्रोलॉजिस्ट ने नहीं दिखाया गया और न ही कभी बड़े डॉक्टर से जांच कराने की अनुशंसा ही की गई है। ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। दरअसल डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट में ही लालू यादव का इलाज चल रहा है। लालू यादव किडनी के साथ साथ कई और गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हैं। आज तक के पास लालू यादव का मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। पिछले 3 महीने की डिटेल रिपोर्ट है जिसे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने संबंधित अधिकारियों को भेजी थी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि लालू आखिर कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं। बता दें कि चारा घोटाले के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को 23 दिसंबर 2017 को जेल भेजा गया था। सजायाफ्ता लालू यादव को जेल में 3 साल पूरे हो गए हैं। वे पिछले 2.5 साल से रिम्स में इलाज करा रहे हैं। जेल से 6 सितंबर 2018 को इलाज के लिए रिम्स में शिफ्ट किया गया था और तब से लेकर वह लगातार रिम्स में इलाज करा रहे हैं। लालू को सबसे पहले रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि इन सभी बीमारियों में लालू सबसे ज्यादा किडनी की बीमारी से परेशान हैं। लालू की देखरेख कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद के अनुसार उनकी किडनी लेवल 4 में यानी उनकी किडनी लास्ट स्टेज में है। उनकी किडनी अभी सिर्फ 25% ही काम कर रही है। लालू की हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार उनको कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। उन्हें कभी भी डायलिसिस पर ले जाया जा सकता है। ऐसे में किडनी के विशेषज्ञ को तत्काल दिखाने की जरूरत थी, लेकिन लालू का इलाज डॉक्टर उमेश ही करते रहे हैं। लालू की सभी 16 बीमारी को अकेले डॉक्टर उमेश प्रसाद ही देख रहे हैं। लालू के पुत्र तेजस्वी भी अपने पिता की तबीयत पर चिंतित हैं। उनका कहना है कि उन्होंने दिल्ली के बड़े डॉक्टर से लालू यादव का इलाज कराने का आग्रह किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार आरजेडी नेता के नीतीश को नसीहत, तेजस्वी को बनाए सीएम, खुद बने विपक्ष का पीएम फेस। जी हां दोस्तों, कैबिनेट विस्तार में रोड़े पर आरजेडी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि नीतीश कैबिनेट काफी कम मार्जिन पर बनी है। जोड़ तोड़कर सत्ता तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब समस्या शुरू हो गई है। बीजेपी चाहती है कि जेडीयू और नीतीश कुमार और कमजोर करें। नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के वक्त ना तो बुके लिए और ना ही मिठाई बांटी और खाई गई है। उन्होंने कहा कि सुन रहा हूं कि गृह मंत्रालय ही मांगा जाता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पहले ही हथिया लिया है। अब नीतीश कुमार के पास क्या बचेगा? इसलिए कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। नीतीश कुमार से मेरा आग्रह होगा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाए और नीतीश कुमार खुद विपक्ष के प्रधानमंत्री का चेहरा बने। वहीं कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के रोड़े पर जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारी चीजों को स्पष्ट कर दी है। सीएम नीतीश कुमार के बयान से कैबिनेट विस्तार के मुख्य वजह पता चल चुका है। रही बात विपक्षी दलों का, तो वह राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। कैबिनेट एक्सटेंशन में बीजेपी के रोड़े पर आरएलएसपी नेता माधव आनंद का बयान। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का यह क्षेत्र अधिकार है। मुकेश कुमार सर्वसम्मति से फैसले लेते हैं, कैबिनेट विस्तार करते हैं। बहुत जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। आरएलएसपी को मंत्रिमंडल में शामिल होने पर भी दिया बयान। बिहार की जनता चाहती है कि लवकुश की जोड़ी एक साथ रहे। आरएलएसपी की विचारधारा जेडीयू की विचारधारा से मिलती है, लेकिन आगे क्या होता है या वह भविष्य की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं वह बताएं, लेकिन आरएलएसपी की विचारधारा नीतीश कुमार के साथ मिलती है। कैबिनेट एक्सटेंशन पर बीजेपी के रोड़े पर कांग्रेस का जोरदार हमला। बीजेपी नेता आनंद माधव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार याचक की भूमिका में हैं और वो खोखले सीएम हैं, बीजेपी की कठपुतली बने हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा, प्रियंका गांधी ने किया ऐलान, महीने में 20 दिन अपने प्रभार वाले जिलों में रहे कांग्रेस पदाधिकारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 में होने चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सभी प्रभारी पदाधिकारियों को महीने में 20 से 22 दिन अपने जिम्मे वाले जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।
प्रियंका ने बैठक बुलाई थी। बैठक में प्रियंका गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों को कहा कि वह संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के हर जिले और शहर में लोगों से सीधे संवाद करें। प्रियंका की इस कार्य योजना के तहत प्रत्येक पार्टी पदाधिकारी को 20 दिन तक अपने प्रभार वाले क्षेत्र में डेरा डालना होगा। 3 जनवरी से पूरे उत्तर प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत होगी। हर पदाधिकारी को एक एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्चुअल मीटिंग के दौरान प्रियंका ने सभी पदाधिकारियों को साफ किया कि इस अभियान में कोई कोताही स्वीकार नहीं होगी। पार्टी सूत्र बताते हैं कि स्वयं प्रियंका गांधी इस अभियान की अवधि में प्रदेश भर में सीधा संपर्क करेंगी और लोगों के बीच जाकर उन मुद्दों का पता लगाएंगी जिनको लेकर कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति बना सके। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।